Hello and welcome back to Current Affairs series of Bodhisattva PCS. Friends, as you know, we have started especially current affairs which has been designed for 67th BPSC preliminary examination. और इसमें जो है हम पूरे एक साल का 2000 से ज़्यादा टॉपिक कवर करेंगे करंट अफेयर्स का, जिसको तैयार करने में 4 स्रोतों से ज़्यादा का उपयोग किया है। यह प्रिलिमिनरी कम मेंस दोनों के लिहाज से जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज का इसी सीरीज के अंतर्गत जो है आज के एपिसोड में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक करंट अफेयर्स। यह करंट अफेयर्स आपको पता होगा कि जो एक साल का करंट अफेयर्स का सीरीज हम लोगों के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, यह मार्च 2022 से अप्रैल 2021 तक के टोटल करंट अफेयर्स को जो है इसमें कवर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आज का जो एपिसोड है वह इकोनॉमिक करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। इसमें फरवरी 2022 से जो है दिसंबर 2021 तक के महत्वपूर्ण इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कवर करेंगे पार्ट 1 में, और रिमेनिंग जो होता है हमारा उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो फरवरी 2022 का जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह है डिजिटल परिसंपत्तियों से प्राप्त आय पर 30% जो है कर अभी लगाया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा। इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन अराइज होने की पूरी संभावना है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द न्यू नोटिफिकेशन। देखिए, केंद्रीय बजट 2022-23 में जो है यह प्रस्तावित किया गया है। क्या प्रस्तावित किया गया है कि जो डिजिटल परिसंपत्ति होंगी ना, उससे जो भी प्राप्त इनकम होगा उस पर 30% का जो है टैक्स लेवाइड किया जाएगा। वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों जिसमें क्रिप्टो करेंसी भी शामिल है से होने वाले किसी भी आय पर जो है 30% के दर से कर लगाया जाएगा, और TDS की दर जो है इसमें 1% के बराबर होगी। TDS स्टैंड फॉर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, ठीक है। देखिए, आगे बताया गया है कि ऐसी लेन देन में किसी भी हानि को जो है किसी अन्य लाभ के विरुद्ध जो है समायोजित नहीं किया जा सकता है। जैसे कि आप कहो कि भैया मुझे हानि हो गई है तो ये लाभ जो है हानि के इक्विवेलेंट हो गया, मुझे कोई लाभ ही नहीं हुआ तो मैं कहाँ से टैक्स दूँ? नहीं, जो भी इन परिसंपत्तियों से रिलेटेड जो भी आपका इनकम होगा, आपका लाभ होगा ना, उस पर आपको 30% का टैक्स देना ही देना होगा। DC में जो है उपहार स्वीकार करने वाले को भी कर देना होगा। DC बोले तो डिजिटल करेंसी। इसमें बताया गया है कि सरकार के द्वारा 2022-23 के बजट में यह बताया गया है कि डिजिटल करेंसी में यदि कोई व्यक्ति उपहार भी स्वीकार करता है तो उसको भी यह टैक्स देना होगा। तो हमने देखा कि डिजिटल परिसंपत्तियों से प्राप्त आय पर जो है कर 30% लगाया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC, इसी से रिलेटेड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका भी अनाउंसमेंट जो है बजट 2022-23 में किया गया। इसमें बताया गया कि वर्ष 2023 तक जो है RBI के द्वारा जो है इसे जारी किया जाएगा, और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है एक वैध मुद्रा होगी, ठीक है, लीगल करेंसी होगी। जैसे हमारा 10 रुपये, 5 रुपये, 100 रुपये, 2000 रुपये का नोट होता है। या फिएट मुद्रा होगी। फिएट मुद्रा का मतलब जैसे भारतीय करेंसी हो गई और अमेरिकन डॉलर हो गया, ऐसी मुद्रा होगी, और किसी भी तरीके का लेन देन जो है इससे किया जा सकता है। तो CBDC के बारे में आपने जान लिया। इससे रिलेटेड कुछ अन्य तथ्य भी जान लेते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है कि वर्तमान में भारत में जो है लगभग 10 से 20 मिलियन क्रिप्टो निवेशक हैं, जिनकी कुल यदि क्रिप्टो करेंसी की होल्डिंग देखी जाए तो यह लगभग 40,000 करोड़ के बराबर है। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी को परिसंपत्ति के रूप में माना जाएगा, न कि मुद्राओं के रूप में। ठीक है, तो हमने अभी देख लिया कि डिजिटल परिसंपत्ति से रिलेटेड जो भी बजट 2022-23 में इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट थे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसके बारे में। अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह है विशेष आर्थिक जोन, अर्थात सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंग्लिश में इसे बोला जाता है। सेज को प्लग एंड प्ले और संरचना बनाने के लिए एक नया कानून लाने की घोषणा करी गई है, और यह बजट 2022-23 में अनाउंस किया गया है। तो देखिए, यहाँ पे प्लग एंड प्ले
ये जो है किस तरीके का कॉन्सेप्ट है। आप सोचोगे कि भैया ये कौन सी बला है, ये इस इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है, तो मैं बताना चाहूँगा कि मान लीजिए कि आपको एक संपत्ति सेटअप करनी है। यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए, एक कंपनी सेटअप करनी है और यह जो सर्किल है ये सेज का है। तो इसमें जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, लाइक आपका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जैसे रोड हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, आपका सैनिटाइजेशन हो गया। सैनिटाइजेशन मतलब जो भी सैनिटरी प्रोसेस होता है, साफ़ सफाई होती है, वो हो गया। बिजली पानी सबकी उपलब्धता हो गई और आपको जाके इस एरिया में जो है केवल कंपनी सेटअप करना है और अपना व्यापार शुरू कर देना है। तो इसको बोलते हैं प्लग एंड प्ले अवसंरचना। इस अवधारणा में यदि इन शॉर्ट कहना चाहूँ, यहाँ पे बताया गया है कि आमतौर पर निर्माण, बिजली, पानी, सीवेज कनेक्टिविटी, सड़क संपर्क, उद्योग शुरू करने के लिए आवश्यक मंजूरी सहित अन्य बुनियादी चीज़ों के अलावा तैयार सुविधाओं को संदर्भित करती है। तो सारी चीज़ें तैयार हैं, बस आपको जाके कंपनी सेटअप करनी है, अपनी फैक्ट्री सेटअप करनी है और जो है अपना व्यवसाय शुरू करना है। अब सेज के बारे में देख लेते हैं। इसे स्टैटिक टर्म है। हमारा ये फीचर है कि जो भी हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उससे रिलेटेड यदि कुछ स्टैटिक इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं उसको हम देखते चलते हैं। तो सेज जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है इसे प्रश्न राइज हो चुका है, तो इसको देख लीजिए। यह एक विशेष रूप से स्थापित शुल्क मुक्त जो है अंतर क्षेत्र है। निर्यात वृद्धि के लिए व्यापार संचालन एवं प्रशुल्क और शुल्क संबंधी विशेष प्रावधानों हेतु इसे विदेशी क्षेत्र माना जाता है। कहने का मतलब कि जो भी सेज में कंपनियां लगाते हैं उनको कुछ तरीके की रियायतें दी जाती हैं टैक्स में, प्रशुल्क में। तो ये यही कह रहा है यदि हम सिंप्लीफाइड भाषा में कहने की कोशिश करें। और यह सेज अधिनियम 2005 के द्वारा जो है विनियमित होता है और रेगुलेट होता है और इसी के द्वारा जो है सेज की स्थापना की गई। तो आपको ये पता होना चाहिए सेज की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई। ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए क्योंकि ये मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है और प्रीलिम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, मनरेगा योजना में जो है 3358 करोड़ रुपए का मजदूरी भुगतान नहीं हुआ है माफ़ कीजिएगा, ऐसा बताया गया है, जिसमें सर्वाधिक लंबित भुगतान जो है वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में है। यदि आप बजट 2022-23 के आवंटन को देखोगे तो इसमें जो है मनरेगा का एलोकेशन जो है, बजट एलोकेशन, वह 25% जो है इसे कम किया गया है। ठीक है, मनरेगा अधिनियम के बारे में जान लेते हैं। देखिए, मनरेगा अधिनियम 2005 में आया था। इसके तहत जो है प्रत्येक ग्रामीण परिवार को जो है एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का मजदूरी रोजगार देना है और सूखे तथा प्राकृतिक आपदा वाले क्षेत्र में 150 दिन का रोजगार देना है। अब कुछ कमेटियां सजेस्ट कर रही हैं कि जो ये 100 दिन का रोजगार है ना, इसे कन्वर्ट करके 150 दिनों में इसे बढ़ा के 150 दिनों का कर दिया जाए। अब देखिए, अब यहाँ पे पहले इसे मिटा लूँ, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि बीपीएससी आपको किस तरीके से यहाँ पे कंफ्यूज कर सकती है। क्वेश्चन यहाँ से इस तरीके से अराइज कर सकती है कि दिए गए तथ्यों में से मनरेगा अधिनियम 2005 के बारे में कौन कौन से तथ्य जो हैं, कौन कौन से लाइन्स जो हैं सही हैं। ABCD ऑप्शन दे देगा और ई वाला ऑप्शन आपको पता है। इसमें कह देगा कि इसमें जो है प्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का मजदूरी रोजगार देना होगा। तो देखिए, यहाँ पे प्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति की बात नहीं हो रही है माय डियर फ्रेंड, मेरे तरफ देखिए, प्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, प्रत्येक ग्रामीण परिवार की बात हो रही है। ठीक है, कि जो भी रूरल फैमिली होगी उनमें से किसी एक व्यक्ति को जो है 100 दिनों का जो है मजदूरी रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, जहाँ की सूखे और प्राकृतिक आपदा वाले क्षेत्रों में यह 150 दिनों का जो है प्रावधान है। तो कभी भी आप ऑपरेशनल माइंड के थ्रू पढ़ते जाओ और यदि आप इस पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोसीजर दिया हुआ है, उसे फॉलो करके आप जुड़ सकते हो। ठीक है, अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह भारतीय निर्यात आयात बैंक अर्थात एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक जो है ऑफ इंडिया, ये है एक्जिम बैंक। ईबी के द्वारा जो है पेट्रोलियम अर्थात एक्जिम बैंक के द्वारा जो है पेट्रोलियम उत्पाद खरीद के लिए श्रीलंका को 500 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान किया गया है। 500 मिलियन डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान किया गया है। तो यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि एक्जिम बैंक के द्वारा अभी हाल ही में किस देश को पेट्रोलियम उत्पाद खरीदने के लिए 500 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान किया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। एक्जिम भारत सरकार को इसके पहले जो है श्रीलंकाई सरकार को जो है 10 लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान कर चुका है।
ये को नहीं से होगा, मतलब कह ये रहा है कि एक्जिम जो है भारत सरकार की तरफ से जो है श्रीलंकाई सरकार को जो है इससे ऑलरेडी पहले भी जो है कई लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान कर चुका है और उसके नंबर्स जो है कितने हैं, 10 हैं। अब एक्जिम बैंक के बारे में देख लेते हैं, यह रिलेटेड है, स्टैटिक पॉइंट है, इकोनॉमिक सेक्शन में जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछता है और ये हमारा बेस्ट फीचर है इस सीरीज का। देखिए, इसकी स्थापना एक्जिम बैंक अधिनियम 1981 के तहत 1982 में किया गया और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखना, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे तो यहाँ से राइज हो सकता है ज़्यादा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हरित राजमार्ग नीति 2015। इस नीति के तहत दिसंबर 2021 तक जो है 51,178 किलोमीटर की 869 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में जो है 244.68 लाख पौधे जो है लगाए गए हैं। ठीक है, और इस नीति का उद्देश्य क्या है, देश के सभी नेशनल हाईवे क्षेत्रों में जो है हरियाली को बढ़ावा देना। तो ये पौधे लगाए गए हैं, ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हरित राजमार्ग नीति 2015 यह इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है कब शुरू हुई थी, 2015 में शुरू हुई थी और इसका उद्देश्य क्या है अर्थात एम क्या है। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वह है ऋणात्मक बॉन्ड प्रतिफल। देखिए, ये बॉन्ड जो है परिपक्व होने पर धारक के लिए धन की हानि का कारण बनते हैं, इसीलिए इनको ऋणात्मक बॉन्ड प्रतिफल कहा जाता है। एक डेटा रिलीज हुई थी जिसमें बताया गया था कि कोविड-19 के समय जो है सुरक्षित परिसंपत्ति के रूप में ऐसे ऋणात्मक बॉन्ड प्रतिफल जो है बहुत लोगों के द्वारा खरीदे गए थे। तो क्यों खरीदे गए थे, तो खरीदने का मेन कारण था कि जो हाई कॉस्टली बॉन्ड थे, काफ़ी लो लेवल पे मिल रहे थे, कम प्राइस में मिल रहे थे, इसीलिए लोगों ने इसे ज़्यादा खरीदा। अगला इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY। वित्त वर्ष 2022 के संशोधित अनुमानों से जो है इसे बढ़ाकर वित्त वर्ष 2023 के लिए 35% जो है कर दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा PMGSY 2000 में जो है सन 2000 में शुरू किया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुआ था, तो सन 2000 में माय डियर फ्रेंड। ठीक है, अगला हमारा इंपॉर्टेंट योजना है क्षमता विकास योजना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे 3179 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ योजना को वर्ष 2026 तक जारी रखने की स्वीकृति प्रदान करती है। ये करंट स्टेटस है, इसीलिए ये चर्चा में बना हुआ है। और लेकिन इस योजना के बारे में भी जानना जरूरी है, स्टैटिक पोर्शन में यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकता है। क्षमता विकास योजना जो है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और इसका उद्देश्य जो है विश्वसनीय और समय पर आधारित आंकड़ों की उपलब्धता को जो है सक्षम बनाना है। तो हमने देख लिया क्षमता विकास योजना क्या है। माय डियर फ्रेंड, आई वुड लाइक टू कंफर्म यू, नोटिफाई यू दैट कि हमने जो है केंद्रीय बजट 2022-23 और आर्थिक सर्वेक्षण 2022 पे अलग से वीडियो जो है पूरा डिस्क्रिप्टिव लेवल पे जो है उसको अपलोड कर दिया है। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, उसको आप फॉलो कर सकते हो। उसका डाटा जो है इसमें मैंने समाहित नहीं किया है, बजट और आर्थिक सर्वेक्षण, क्योंकि ऑलरेडी उस पर अलग से आधे घंटे का वीडियो मैंने अपलोड किया है। ठीक है, अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह है एकीकृत भुगतान इंटरफेस, दैट मीन्स यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI। देखिए, चर्चा में क्यों बना हुआ है, नेपाल जो है भारत की UPI प्रणाली को अपनाने वाला पहला अन्य देश बन गया है। मतलब भारत के अलावा नेपाल में जो है UPI चलेगी। UPI कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन से जोड़ने की जो है सुविधा प्रदान करता है, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एकीकृत भुगतान प्रणाली। अगला पॉइंट है सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि योजना। तो निधि योजना क्या है ये आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चर्चा का विषय भी बना हुआ है। यह योजना वर्ष 2000 में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य है सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्रों को जमानत मुक्त ऋण उपलब्ध कराना। ठीक है, अगली हमारी परियोजना है रिवार्ड परियोजना। देखिए, अब इसको किस लिए शुरू किया गया था, जो भी इनोवेटिव विकास है अर्थात नॉनमेशी विकास है, उसके माध्यम से कृषि के लचीलेपन के लिए विभाजक क्षेत्र जैसे जल सांभर क्षेत्र होते हैं, जल विभाजक क्षेत्र होते हैं का कायाकल्प करना। तो रिवार्ड परियोजना क्या है, जो भी जल सांभर या जल विभाजक क्षेत्र होते हैं ट्रेडिशनली, उनका जो है कायाकल्प करना। इस परियोजना पर भारत सरकार, कर्नाटक सरकार, उड़ीसा सरकार एवं विश्व बैंक ने हस्ताक्षर किए हैं। तो कौन कितने हो गए, 1 2 3 4 ने इस पे जो है एग्रीमेंट किया है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना।
परियोजना की प्रस्तावित अवधि जो है 6 वर्ष है। जल विवादक क्षेत्र प्रबंधन से तात्पर्य भूमि उपयोग प्रथाओं और जल प्रबंधन प्रथाओं को जो है लागू करना। ठीक है, मतलब जल विभाजक क्षेत्र प्रबंधन का क्या मतलब है कि जो भी ट्रेडिशनली हमारा भूमि उपयोग प्रथाएं थी और जल प्रबंधन की जो ट्रेडिशनली प्रथाएं थी जिसे लोग जल संचय करते थे, उस प्रथाओं को जो है लागू करना। अब बात आती है ब्लू इकोनॉमी की, नीली अर्थव्यवस्था की। इसका तात्पर्य क्या है? आर्थिक विकास और बेहतर आजीविका और रोजगार के लिए जो है महासागरीय संसाधनों का संधारणीय उपयोग जो है नीली अर्थव्यवस्था में आता है। यदि इसे करंट रिलेटेड टर्म देखें तो भारत की कुल अर्थव्यवस्था का यह 4.1% है। ठीक है, अब भारत और दलहन से रिलेटेड कुछ करंट पॉइंट हम देख लेते हैं। इसमें बताया गया है कि विश्व में दाल का सबसे बड़ा उत्पादन जो है भारत है और ये विश्व के कुल उत्पादन का 25% जो है उत्पादित करता है। सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है और विश्व खपत का 27% खुद खा जाता है। सबसे बड़ा आयातक भी है, जो कमी पड़ती है उसका आयात भी करता है, लगभग यह 14% के बराबर है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन ने 11 प्रकार की दालों को जो है मान्यता प्रदान की है। तो यहाँ से कभी कभी स्टैटिक पोर्शन में करंट अफेयर से पूछे तो आपको ये पता होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन ने कितने प्रकार के दालों को मान्यता प्रदान की है, तो आपको 11 प्रकार के दालों को। ठीक है, आरबीआई से रिलेटेड एक तथ्य है, जान लेते हैं। आरबीआई ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों अर्थात एनबीएफसी को जो है सितंबर 2025 तक कोर वित्तीय सेवा समाधान लागू करने के लिए कहा है। जो भी कोर फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं, कोर फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होती हैं? बैंकों को जो है बैंक के जितने भी ब्रांच होते हैं उनको इंटरनेट से कनेक्ट करना जो है कोर बैंकिंग कहा जाता है। ठीक है, तो इस आपको पता होगा कि जब सारे ब्रांचेस जो है कनेक्ट हो जाते हैं तो उससे क्या क्या लाभ मिलता है। तो एनबीएफसी जो है अभी तक ऐसा नहीं कर रही हैं, नहीं करती आ रही हैं। तो आरबीआई ने उनको गाइडलाइन दिया है कि भैया आपको सितंबर 2025 तक जो है आपको कोर बैंकिंग माध्यम से जो भी वित्तीय फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं आपको ऐसा प्रोवाइड करना है। अब कोर फाइनेंशियल सर्विसेज सॉल्यूशन क्या होता है ये भी देख लेते हैं। यह जो है कहीं भी सुविधा के साथ साथ उत्पादों और सेवाओं से संबंधित डिजिटल पेशकशों और लेन देन में जो है निर्बाध ग्राहक इंटरफेस प्रदान करता है, जैसा कि मैंने पहले रिसाइड किया। यह एनबीएफसी को एकीकृत डेटाबेस और लेखा रिकॉर्ड प्रदान करने के अलावा इनके कार्यों के एकीकरण में भी इन्हें सक्षम बनाता है। मतलब बैंकिंग में क्या होता है, एक बैंक का मान लो एसबीआई के आप कस्टमर हो तो एसबीआई का एप्लीकेशन आप जैसे खोलते हो योनो बैंक, उसमें सब दे देता है आपने कितने एफडी कर रखे हैं, कितने लोन ले रखे हैं, आपकी सेविंग्स क्या है, आपने क्या खरीदे हैं, एसबीआई में आपने कितना जमा किया है, मंथली ट्रांजैक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें। देखो एनबीएफसी भी इनको ऐसा करना है, आरबीआई ने गाइडलाइन दिया है 2025 तक करने के लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं जनवरी 2022 में। पहला इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारतीय कृषि उपलब्धता और चुनौतियाँ। यह एक जो है रिपोर्ट है, एक तरीके का रिपोर्ट जो जनवरी 2022 में आरबीआई ने जारी किया था। इस आलेख में कहा गया है कि कृषि को अधिक जलवायु प्रतिरोधी एवं पर्यावरणीय रूप से संधारणीय बनाने के लिए भारत को दूसरी हरित क्रांति की आवश्यकता है। तो क्वेश्चन यहाँ से इस तरीके से पूछ सकता है कि भारतीय कृषि उपलब्धियां और चुनौतियां किसके द्वारा जारी की गई, तो आरबीआई के द्वारा, माय डियर फ्रेंड। ठीक है, अब जो हमारा अगला टॉपिक है वह है अरोमा मिशन के तहत बैगनी क्रांति। तो देखिए इसमें दो टॉपिक हैं, बैगनी क्रांति और अरोमा मिशन, दोनों इंपॉर्टेंट है। बैगनी क्रांति लेवेंडर के उत्पादन से संबंधित है, हम देख लेते हैं। देखिए जम्मू के डोडा जिले के गाँव में लगभग 500 किसानों ने मक्का की खेती से लेवेंडर जो बैगनी क्रांति से रिलेटेड है की ओर स्थानांतरण किया और अपनी आय में जो है चौगुनी वृद्धि दर्ज की। यह अरोमा मिशन के तहत की गई पहल के कारण संभव हुआ है। ठीक है, तो बैगनी क्रांति लेवेंडर, आपको पता होगा लेवेंडर का फूल, लेवेंडर का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, उसका सेंट में, साबुन बनाने में, रूम फ्रेशनर में, बहुत सारी चीज़ों में उपयोग होता है। लेवेंडर एक तरीके का पौधा है जिसे बैगनी कलर का जो है फूल निकलता है, आप देखना नेट पे सर्च मारना। ठीक है, अब अरोमा मिशन क्या होता है इसे देख लेते हैं। किसानों की आजीविका में सुधार के लिए जो है केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वाधान में CISR के द्वारा जो है 2016 में इसे शुरू किया गया था। इस मिशन के तहत किसानों को उच्च मूल्य वाली सुगंधित फसलों की खेती, प्रसंस्करण और विपणन पर जो है एक एंड टू एंड तकनीकी प्रदान करने की जो है बात की गई थी।
अगला जो हमारा टॉपिक है वह है स्टेट ऑफ इंडियाज़ लाइवलीहुड अर्थात स्वायल रिपोर्ट 2021, माफ़ कीजिएगा। इसको जो है एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज नामक एक राष्ट्रीय आजीविका सहायता संगठन के द्वारा जो है इसे जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि पिछले 7 वर्षों में केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत सिर्फ 1 से 5% किसान उत्पादक संगठनों को जो है फंडिंग प्राप्त हुई है। फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इनके बारे में कहा गया है कि पिछले सालों में 7 सालों में जो है एफपीओज को मात्र 1 से 5% जो भी सरकारी फंडिंग होती है उनकी प्राप्ति हुई है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। कुछ वन लाइनर है जो मैं आपको एक स्नैप के थ्रू दिखाना चाहूँगा। देश में जो है अभी वर्तमान में 2015-16 की डेटा के अनुसार देखें तो कृषि भूमि का औसत आकार जो है 1.08 हेक्टेयर है और लघु और सीमांत किसान जो हैं अभी वर्तमान में जो भी किसानों की संख्या है हमारे देश में 86% के बराबर हैं 2015-16 के डेटा के अनुसार। तो आपको कहे कि कोई लघु और सीमांत किसानों का परसेंटेज कितना है हमारे देश में, तो वो 86% के 86% के बराबर है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है वह है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड 2022। इसे 19 जनवरी 2022 को ILO के द्वारा जारी किया गया। ILO स्टैंड फॉर, आप सभी को पता होगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय क्या है आप नीचे कमेंट करके बताओ। इसके अनुसार जो है महामारी को लेकर उत्पन्न अनिश्चितता के कारण वैश्विक स्तर पर जो है रोजगार की स्थिति में अनेक अनिश्चितताएं बनी हुई हैं, ऐसा कहा जा रहा है। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड किसके द्वारा जारी किया गया था, तो ILO को द्वारा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें आगे बताया गया है कि 2023 तक वैश्विक बेरोजगारी ऊपर रहने का अनुमान है। 2019 में जो है ये 186 मिलियन के बराबर था, जबकि 2022 में 207 मिलियन के बराबर है। अगला जो है ILO के बारे में देख लेते हैं। देखिए ये वर्ष, ये 2019 नहीं होगा, माफ़ कीजिएगा, ये 1919 में वर्साय की संधि के एक भाग के रूप में जो है इसका गठन हुआ था। किसका, ILO का। 1946 में इसे जो है UN की एक विशेष एजेंसी का ये जो है दर्जा प्रदान किया गया है और इसका मुख्यालय पेरिस में है। इंडिया स्किल 2021, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए जनवरी 2022 में जो है देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2021 नेशनल कंपटीशन का समापन हुआ। तो आप कोई पूछ सकता है ये क्या है, तो यह एक इंडिया स्किल 2021 जो है नेशनल कंपटीशन है, किसको लेके, कौशल प्रतियोगिता से रिलेटेड है। इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ये है कि कौशल के उच्चतम मानकों को प्रदर्शित करने के लिए आरंभ की गई है तथा युवाओं को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए भी एक मंच प्रदान करेगी। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वह है एक जिला एक उत्पाद योजना क्यों चर्चा में है। देखिए खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय ने PM सूक्ष्म अर्थात प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारीकरण PMFME नामक योजना के तहत 10 उत्पादों को जो है ODOPS के अंतर्गत ब्रांड के रूप में विकसित करने अर्थात वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम ब्रांड के रूप में विकसित करने के लिए नाफेड के साथ जो है समझौता किया है। ठीक है, तो एक जिला एक उत्पाद योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखना। अब हम देख लेते हैं जो इससे रिलेटेड है, ये PMFME क्या है। ठीक है, अर्थात प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज। यह योजना 2020 में आरंभ की गई थी 5 वर्षों के लिए, 2024-25 तक जो है यह जारी रहेगी। इसमें जो है 35,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है और इसका उद्देश्य जो है मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों के उन्नयन हेतु वित्तीय तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करना माय डियर फ्रेंड। ठीक है, देखिए मसौदा क्षेत्रीय योजना 2021 अगला इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के द्वारा इस योजना को मंजूरी दी गई है और यह योजना क्या कह रही है इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए NCR का अभी जो मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का इलाका है ना, ये लगभग 170 किलोमीटर के सर्किल में फैला हुआ है। तो अब ये मसौदा ये कह रहा है कि इस एरिया को, मेरे तरफ देखिए, इस एरिया को अब कर्व डाउन करना है और इसे 100 किलोमीटर के सर्किल में लाना है ताकि बढ़िया से डेवलपमेंट हो। इसका मुख्य मुद्दा यही है। तो इसमें NCR का भौगोलिक आकार जो है राजघाट दिल्ली से 100 किलोमीटर के दायरे में सीमित किया जाएगा। झुग्गी झोपड़ी मुक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है इसे विकसित होगा। बेहतर रेलवे संपर्क स्थापित होगा। 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा और हेली टैक्सी, सड़क, रेल एवं
अंतर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से जो है उच्च गति की कनेक्टिविटी का मार्ग जो है प्रदान करेगा, इस मसौदा में ये कहा गया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हम देख लेते हैं जनवरी 2022 के वन लाइनर फॉर्म में। देखिए, भारत ने वर्ष 2026 तक जो है 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद हासिल करने की जो है संभावना है भारत में। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो बता रहा है कि राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन इसे 2020-21 से 2023-24 तक कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका लक्ष्य क्या है? तकनीकी वस्त्रों के घरेलू बाजार के आकार को जो है 2024 तक 40 से 50 बिलियन तक करना और आयात भी कम करना और एक्सपोर्ट बढ़ाना, निर्यात बढ़ाना। अगला बताया गया अगले लाइन में कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार जो है दिसंबर 2021 में भारत की बेरोजगारी दर 7.9% के बराबर थी। अगले लाइन में बताया जा रहा है कि व्यापार रक्षा विंग ने जो है भारतीय निर्यातकों पर लगाए गए सब्सिडी रोधी शुल्क को हाल ही में 11.6% से घटाकर 2.82 के बराबर कर दिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकता है, तो ध्यान में रखना। अब आते हैं दिसंबर 2021 में ग्रामीण पर्यटन के बारे में इसमें बात किया जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि ग्रामीण पर्यटन मंत्रालय के द्वारा जो है ग्रामीण पर्यटन के विकास के लिए राष्ट्रीय रणनीति और रोड मैप का मसौदा तैयार किया गया है, जो 6 दिसंबर 2021 को लोकसभा में केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने जो है इसके बारे में जानकारी दी है। अब इसका उद्देश्य क्या है, क्यों हम ग्रामीण पर्यटन के बारे में बात कर रहे हैं? देखिए, ग्रामीण पर्यटन मैं आपको बताना चाहूँगा मेरी तरफ। देखिए, स्वदेश दर्शन योजना के जो 15 घटक हैं, जो 15 सर्किट हैं, उनमें से एक है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में विशिष्ट पर्यटन उत्पादों की पहचान, विविधीकरण, विकास एवं प्रसार कर विशिष्ट रुचि वाले पर्यटकों को अनूठे उत्पाद के लिए भारत आने को जो है यह प्रोत्साहित करेगा और 365 दिन का जो है पर्यटन रोजगार प्रदान करेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब स्वदेश दर्शन योजना इससे रिलेटेड है। इसके 15 जो सर्किट हैं उसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन जो है यहाँ से कई बार अराइज हो चुका है और अभी भी अराइज होने की पूरी संभावना है। देखिए, स्वदेश दर्शन योजना जो है केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। 2014-15 में जो है देश में जो है थीम आधारित पर्यटन सर्किट के विकास के लिए इसे शुरू किया गया था। इसमें जो है 15 सर्किट निम्न हैं, देख लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट सर्किट, बौद्ध सर्किट, हिमालय सर्किट, कोस्टल सर्किट, कृष्णा सर्किट, डेजर्ट सर्किट, ट्राइबल सर्किट, इको सर्किट, वाइल्ड लाइफ सर्किट, स्पिरिचुअल सर्किट, रामायण सर्किट, हेरिटेज सर्किट, सूफी सर्किट और तीर्थंकर सर्किट तथा ग्रामीण सर्किट जो है इसके 15 सर्किट हैं। किसके? स्वदेश दर्शन योजना के। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से कई बार अराइज हो चुका है और अभी भी अराइज होने की पूरी संभावना है। अगला जो है प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल के बारे में हमें जानना है। 16 दिसंबर 2021 को जो है इसका शुभारंभ हुआ और इसका लक्ष्य क्या है? भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत भूमि अधिग्रहण परियोजनाओं में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग दिया जाएगा इस पोर्टल के तहत। अल्गो ट्रेडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड, यदि क्वेश्चन पूछे तो इकोनॉमिक सेक्शन में यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए, अल्गो ट्रेडिंग ना एक्चुअली एक गणित ये मॉडल और सॉफ्टवेयर के रूप में ये डेवलप किया जाता है, जिससे सेंसेक्स में जो भी हमारा शेयर मार्केटिंग है उसमें जो है इसका उपयोग किया जाता है। उपयोगकर्ता द्वारा डिजाइन किए गए प्रोग्राम के माध्यम से कंप्यूटर द्वारा स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर संपन्न किए गए जो एक तरीके के ऑर्डर हैं, ट्रेडिंग है। इसमें जो है गणितीय मॉडल और सॉफ्टवेयर कोड का जो है उपयोग किया जाता है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वह है 2021-22 की दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन। देखिए, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में इसमें कमी देखी गई है। यह 9.5 बिलियन का अंतर्वाह हुआ है। इसमें आगे बताया जा रहा है कि बाह्य वाणिज्यिक उधारी भी जो है मतलब एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग में भी कमी देखी गई है और इस बार यह 4.1 बिलियन डॉलर प्राप्त हुई है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में भी कमी देखी गई है, 3.9 बिलियन डॉलर जो है प्राप्त हुआ है। इसमें आगे बताया गया है कि आरबीआई के अनुसार वर्ष 2021 के जुलाई से सितंबर के 3 महीनों में जो है भारत का चालू खाता घाटा 9.6 बिलियन डॉलर के बराबर है, जो जीडीपी के 1.3% के बराबर है। तो यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकता है, ध्यान में रखना। और चालू खाता घाटा, चालू खाता अकाउंट जो है ये क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको ट्रेडिशनली इकोनॉमी का पार्ट है, आपको पता होना चाहिए। अगली जो योजना है वह है पीएम कृषि सिंचाई योजना।
93,068 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 2021 से 26 के लिए जो है PMKSY के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी गई है। अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इंपॉर्टेंट है स्टैटिक टर्म में, इसे देख लेते हैं। यह केंद्र प्रायोजित योजना है, इसे 2015 में लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है ना कि योजनाएं कब शुरू की गई, ठीक है, और इसका क्या उद्देश्य है। केंद्र प्रायोजित मतलब सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है या स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। यह एक तरीके का अम्ब्रेला स्कीम है। अम्ब्रेला स्कीम का मतलब अम्ब्रेला देखते हो छतरी, उसके नीचे जितने भी छोटे छोटे स्कीम्स होते हैं सबको समाहित कर दिया गया इसके अंदर। इसके तहत जो है विभिन्न कार्यक्रमों को शामिल किया गया है, जैसे त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, हर देश को पानी, एकीकृत जल संभरण प्रबंधन कार्यक्रम तथा हर बूंद अधिक फसल कार्यक्रम। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है सूक्ष्म सिंचाई कोष, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके स्थापना का उद्देश्य जो है प्रति बूंद अधिक फसल के लक्ष्य को प्राप्त करना है। वर्ष 2018-19 में नाबार्ड के अंतर्गत जो है 5,000 करोड़ रुपए की राशि के साथ जो है इसे स्थापित किया गया था। सेबी ने जो है प्रमुख कृषि फसलों के वायदा कारोबार को जो है निलंबित कर दिया है। हमारा अगला टॉपिक है, ध्यान में रखिएगा। इसका लक्ष्य क्या है, कीमतों पर नियंत्रण स्थापित करना। इसमें निलंबित फसल कौन कौन से हैं, देखिए धान जो गैर बासमती धान है, गेहूँ, बंगाल चना, सरसों और उसके डेरिवेटिव्स, कच्चे पाम तेल और हरी चना, मूंग और मूंग दाल, ठीक है। मतलब धान, गेहूं, बंगाल चना, सरसों और उसके डेरिवेटिव, कच्चे पाम तेल, हरी चना जिसे हम मूंग दाल भी बोलते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ये इसका निलंबन कर दिया गया है सेबी के द्वारा। अभी इसमें जो है वायदा कारोबार नहीं किया जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र IFC, देखिए गिफ्ट सिटी आपको पता होगा गुजरात में है, गांधीनगर गुजरात में। भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है गिफ्ट सिटी, कहाँ पे है, गांधीनगर गुजरात में। इसका उद्देश्य क्या है, भारतीय कॉरपोरेट्स को वैश्विक वित्तीय बाजारों तक आसान पहुंच सुनिश्चित कराना तथा भारत में वित्तीय बाजारों के विकास को गति देना माय डियर फ्रेंड। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है विश्व स्वर्ण परिषद बुलियन ट्रेड इन इंडिया रिपोर्ट। विश्व स्वर्ण परिषद के द्वारा इंडिया के एस्पेक्ट में इसे जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि देश में उच्च आयात शुल्क के बावजूद भी सोने के आयात में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। 2016 के बीच जो है भारत में सोने की आपूर्ति का 86% जो है केवल आयात हुआ है। मतलब 2016 से 20 के बीच जो भी सोना की आपूर्ति हुई है इंडिया में, इसमें से जो है 86% का आयात हुआ है। आगे बताया गया है कि 2020 में भारत में आयातित सोने का 55% आयात जो है सिर्फ 2 देशों से, स्विट्जरलैंड और UAE से किया गया है। अगला जो है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक बीना और पनकी बहु उत्पाद जो है पाइपलाइन परियोजना है। बीना आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश में है और पनकी टर्मिनल कानपुर में है। PM के द्वारा इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया है और यह परियोजना जो है पूर्वी और मध्य यूपी के कानपुर, लखनऊ, आंवला, शाहजहांपुर, बैतालपुर और गोंडा, दक्षिणी उत्तराखंड के काठगोदाम, उत्तरी बिहार के मुजफ्फरपुर में जो है पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति को जो है मजबूत करेगा। तो ये हमारे बिहार के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये पता होना चाहिए बीना पनकी बहु उत्पाद पाइपलाइन परियोजना, ठीक है। अगला टॉपिक है ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग प्रोग्राम, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी हेल्प के बारे में ऑलरेडी हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं का ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह नीति पारंपरिक के साथ साथ गैर परंपरागत हाइड्रोकार्बन संसाधनों की खोज और उत्पादन के लिए एकल और एक समान लाइसेंसिंग प्रदान करता है। अभी इसकी 7वीं दौर की बोली शुरू हुई है, इसलिए यह करंट अफेयर्स का जो है टॉपिक बना हुआ है। अगली परियोजना है संपन्न परियोजना, केंद्र सरकार की परियोजना है। दूरसंचार विभाग के संचार लेखा महानियंत्रक द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। 2018 में प्रारंभ हुआ था। उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य जो है दूरसंचार विभाग के पेंशन भोगियों के लिए एक निर्बाध ऑनलाइन पेंशन प्रसंस्करण और भुगतान प्रणाली को लागू करना है। तो संपन्न योजना स्टैंड फॉर जो दूरसंचार से रिलेटेड जो भी पेंशन भोगी हैं उनके लिए, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना। PM के द्वारा बलरामपुर UP में जो है इसका उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य जो है इसके माध्यम से क्षेत्र के जल संसाधनों का इष्टतम उपयोग जो है सुनिश्चित किया जाएगा और इस परियोजना में 5 नदियों घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी को जो है आपस में जोड़ा गया है। तो देखिए यहाँ पे सरयू नदी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सरयू नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, घाघरा, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी सबके बारे में आप जान लीजिएगा, ज्योग्राफी के लिए इम्पॉर्टेंट है।
अब कुछ वन लाइनर फैक्ट जान लेते हैं जो एग्जामिनेशन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है इस मंथ के। इसमें बताया गया है कि भारत में जो है FDI प्रवाह देने वाले सिर्फ 5 देश जो हैं 2014-21 में देखा जाए तो सिंगापुर, मॉरिशस, USA, नीदरलैंड और जापान रहे हैं। सबसे अधिक जो FDI का अंतर प्रवाह हुआ है वह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में हुआ है। कुल FDI का 19%। उसके बाद जो है सेवा क्षेत्र है, कुल FDI का 15% के बराबर। ठीक है माय डियर फ्रेंड। अगला है सिल्वर लिंक प्रोजेक्ट। सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट है केरल में। यह कासरगोड और तिरुवनंतपुरम को जो है आपस में जोड़ेगा, केरल के उत्तरी हिस्से को दक्षिणी हिस्से से। ठीक है, तो आज के करंट अफेयर्स के एपिसोड में हमने देखा फरवरी 2022 से आपके दिसंबर 2021 तक के जो भी इम्पोर्टेंट करंट डेवलपमेंट थे आर्थिकी से रिलेटेड उसके बारे में। देखिए ये 3 महीना हाईली प्रोडक्टिव होता है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा अराइज होता है, तो आप इसे पूर्णतः याद रखना। और यदि आप फिर से कहना चाहूँगा कि आप 100 रुपये मिनिमम चार्जेस है, कोई पे कर सकता है, इसे पे करके इसका PDF पढ़ के वीडियो देख के आप देखो, काफ़ी चेंजेज और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। यहाँ पे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए आपको फैक्चुअल जानकारी के साथ साथ मेंस के लिए जो है कंसेप्चुअल और एनालिटिकल अप्रोच के साथ जानकारी मिलेगी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।